हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम से समझने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है कौन साक्ष्य दे सकता है, यानी हु मे टेस्टिफाई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कौन साक्ष्य दे सकता है, यानी हु मे टेस्टिफाई। देखो, साक्ष्य मतलब एविडेंस, और साक्षी कौन हो सकता है यानी कि गवाह कौन हो सकता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। कौन साक्ष्य दे सकता है, कौन गवाह हो सकता है, या कौन गवाह बनने के लिए सक्षम होता है, वो सब हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। और सेक्शन 124 ये हमें बताता है कि कौन साक्ष्य दे सकता है। जब आप बेयर एक्ट में भी देखोगे ना, तो सीधा लिखा हुआ है सेक्शन 124 में कि कौन साक्ष्य दे सकता है। अब हमें देखना ये है कि गवाह कौन हो सकता है। क्या हर व्यक्ति गवाह हो सकता है? क्या हर व्यक्ति गवाही देने के लिए, साक्षी बनने के लिए क्या कैपेबल है? तो वो हम यहीं पर देखने वाले हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो एग्ज़ाम के हिसाब से तो है ही आपका इम्पोर्टेंट, ठीक। और यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, यानी कोई भी व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है, कोई भी व्यक्ति एविडेंस देने के लिए सक्षम होगा, या कोई भी गवाह हो सकता है, जब तक कि कोर्ट का ये विचार ना हो। क्या विचार ना हो? अल्पवयस्क। अल्पवयस्क का मतलब हो गया माइनर, है ना, माइनर। दूसरा, अति वृद्धावस्था, मतलब बहुत ज़्यादा एज आ गई है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति है, या शरीर या मन के रोग, या कोई ऐसी दिक्कत है बॉडी में या शरीर में, या किसी व्यक्ति को कोई ऐसा रोग है, या कोई अन्य रीज़न है, कोई अन्य कारण है। तो अगर ये 4 कारण हैं तो इनमें तो कोई व्यक्ति साक्षी नहीं हो सकता, गवाह नहीं हो सकता। अदरवाइज यहाँ पर हर व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है। यानी कि आप क्या समझ सकते हो, आप इन चारों को समझ सकते हो कि ये जो है ये इसके एक्सेप्शन है, ठीक। जब कोर्ट को लगे कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चा है और वो उससे जो भी क्वेश्चन किए गए हैं वो उनको समझने या उन क्वेश्चंस के रीजनेबल आंसर देने नहीं दे पाएगा, जो भी उससे पूछा जाए ना तो वो उस चीज़ को समझ पाएगा, और ना ही वो उनका युक्ति संगत उत्तर मतलब रीजनेबल आंसर उनका नहीं कर पाएगा। तो अगर कोर्ट को लगता है, और वो व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर पाएगा, या तो वो बहुत ज़्यादा कम एज का है ना, उसमें इतनी ज़्यादा समझ ही नहीं है कि भाई वो उससे जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो समझ नहीं पाएगा, या फिर जो उससे क्वेश्चन किया गया है वो उसका सही से उत्तर नहीं दी जाएगा। व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा छोटी है ना। होता है ना कि बच्चे, मान लो कोई बच्चा है, अब बच्चा है तो आप देखकर बताओगे कि भाई नहीं ये तो बच्चा है, कोर्ट को लग रहा है कि नहीं ये तो इतना छोटा है कि ये समझ ही नहीं पाएगा जो भी क्वेश्चन इससे किया जाए। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा, अत्यधिक वृद्धावस्था, मतलब बहुत ज़्यादा बुढ़ापे के कारण, ठीक। तीसरा, शरीर या मन के रोग, मतलब किसी और रीज़न से, अगर मान लो बीमारी की वजह से, या शारीरिक, जो बीमारी चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, ठीक। या चौथा, कोई अन्य रीज़न भी हो सकता है जिस वजह से वो व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर ना दे पा रहा हो। तो अगर ये 4 कारण हैं और इन 4 कारणों में से किसी भी एक कारण से कोर्ट को लगता है कि जो व्यक्ति है वो ना तो क्वेश्चन को समझ पा रहा है, ना उनका सही से रीजनेबल आंसर दे पाएगा, तो ही व्यक्ति अब साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया जाएगा या उसे गवाह नहीं माना जाएगा। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है, सब व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए यहाँ पे सक्षम होंगे, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, देखो अल्पवयस्क मतलब बच्चा, देखो बच्चे की कोई एज तो दी नहीं गई है ना, कोई उम्र तो बताई नहीं गई है कि भाई कितनी एज का बच्चा जो है वो यहाँ पे साक्षी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें देखनी है। देखो, जैसे बहुत सारे केस लॉज आते हैं, तो केस लॉज के माध्यम से हम कुछ चीज़ें क्लियर कर पाते हैं, ठीक। लेकिन इस चीज़ को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि इसके स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है, इसका एक्सप्लेनेशन है जिसमें बताया गया है कोई भी विकृत व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है। मतलब मान लो कोई भी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, कोई भी अनसाउंड माइंड का पर्सन है, और वो क्या करता है, वो भी यहाँ पे देखो अक्षम नहीं माना गया है, मतलब वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है जब तक कि वो अपनी
अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो उसकी चित्त विकृति है, उसके कारण उसके किए गए क्वेश्चंस को समझने या उनका रीजनेबल आंसर देने से निवारित ना हो। कहने का मतलब ये है, मान लो अगर कोई विकृत चित्त व्यक्ति भी है, कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन भी है, तो वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस है, यानी वो भी सक्षम गवाह हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति अगर चित्त विकृत है, उसका वो मतलब पागल वगैरह है या वो अनसाउंड माइंड का है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये साक्ष्य नहीं दे सकता। वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस, एक सक्षम साक्षी हो सकता है, एक सक्षम गवाह हो सकता है, सेक्शन 124 के हिसाब से, है ना। हमें पूरा इसलिए सेक्शन पढ़ना होता है। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा है या वो तो रीजनेबल आंसर ही नहीं दे पा रहा है, तो वो नहीं दे सकता। अदरवाइज वो भी दे सकता है, अगर वो किए गए क्वेश्चंस को समझता है, युक्ति संगत उत्तर दे सकता है, उनका रीजनेबल आंसर दे सकता है, तो वो सक्षम साक्षी होगा। ये जो केस लॉ है मोहम्मद सुगल बनाम किंग 1945 का केस है, ये दरअसल बच्चे से डील करता है। जैसे मैंने बताया ना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बच्चे की कोई एज तो दी नहीं गई है कि इतनी उम्र का बच्चा जो है वो साक्ष्य दे सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने देखो क्या कहा इस मामले में, जो ट्रायल चल रहा था उसमें कोर्ट ने ये देखा कि जो हत्या हुई थी, जो मर्डर का से रिलेटेड केस है, तो मर्डर की इकलौती प्रत्यक्ष गवाह जो बच्ची थी वो 10 साल से कम उम्र की थी और वो उम्र के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और जो भी उससे क्वेश्चंस किए गए थे उनको वो अच्छे से समझ रही थी, वो उनका रीजनेबल आंसर भी दे पा रही थी। लेकिन वो शपथ का मतलब नहीं समझती थी, है ना, शपथ जो दिलवाते हैं ना उसका मतलब नहीं समझ पा रही थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कोर्ट जो है वो ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य स्वीकार कर सकता है, ऐसे व्यक्ति का जो एविडेंस है उसको मंजूर कर सकता है जो शपथ का मतलब ना समझता हो, लेकिन वो साक्ष्य देने के लिए, वो एविडेंस देने के लिए, प्रश्न को समझने और उनका रीजनेबल आंसर देने के लिए समर्थ है। तो भले ही कोई बच्चा है मान लो और वो शपथ का मतलब ना समझता हो, लेकिन अगर जो क्वेश्चंस उससे किए जा रहे हैं वो उनके उत्तर को समझता हो, उनका रीजनेबल आंसर देता हो, उसे क्या कहना है इस बात को समझता हो और जो भी क्वेश्चंस उससे किए जा रहे हैं उस बात को वो समझता हो, तो वो यहाँ पर सक्षम साक्षी हो सकता है, ऐसा कोर्ट ने इस केस में कहा। और ये केस आपका एक बच्चे की एज से डील करता है और वैसे इसमें स्पेसिफिकली बच्चे की कोई एज तो नहीं बताई गई है, बस ये कहा है जैसा इस यहाँ पे लिखा है ना इस सेक्शन में कि अगर कोई प्रश्न को समझ रहा है, उनका युक्ति संगत उत्तर दे रहा है, तो फिर वो सक्षम साक्षी हो सकता है और यही बात कोर्ट ने इस केस में बोली है। अच्छा, ये तो पता ही है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो ज़्यादा एज के कारण नहीं दे पा रहा है किसी भी चीज़ का सक्षम साक्षी, उससे मान लो बहुत ज़्यादा बुढ़ापा है और उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो वो भी यहाँ पे सक्षम साक्षी नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से शरीर या मन के रोग की बात हुई है, कोई भी रोग हो सकता है, कोई भी शरीर का या मन का, जिसके कारण कोई व्यक्ति प्रश्नों को ना समझे या रीजनेबल आंसर ना दे पाए, तो वो भी यहाँ पे निवारित होगा, है ना, वो भी यहाँ पे सक्षम साक्षी नहीं होगा। और अदर रीजन्स में तो कुछ भी रीज़न आ सकता है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 125 और ये बात करता है एक मूक साक्षी की, एक मूक गवाह की। अब मूक गवाह का मतलब जो बोल नहीं सकता, है ना, जो बोल नहीं सकता। तो जो गवाह मौखिक रूप से कम्युनिकेट करने में अनेबल होता है, सेक्शन 125 उसकी बात करता है। साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना, मतलब बोलकर वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, वो अनेबल है इस चीज़ को करने में। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मूक गवाह का मतलब कि जो गवाह बोल नहीं सकता वो किसी भी तरीके से साक्ष्य दे सकता है जिससे वो अपनी बात को समझा सके, जैसे कि इशारों के द्वारा या लिखकर या इस तरीके से दिया गया जो भी उसका एविडेंस होगा वो किस में आएगा, ओरल एविडेंस में। ध्यान रखना है, जो भी व्यक्ति है और वो गवाही देने आया है, जो मूक गवाह है, अगर वो इशारों से अपनी बात बताता है या लिखकर कोई चीज़ कहता है तो उसका जो भी एविडेंस होगा, भले ही उसने लिख कर दिया हो, उसका एविडेंस ओरल एविडेंस माना जाएगा। और सेक्शन 125 में यही बात कही गई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है, मान लो कोई भी ऐसा साक्षी है, कोई भी ऐसा गवाह है जो बोलने में असमर्थ है, वो किसी भी अन्य तरीके से जो वो सामने वाले को अपनी बात समझा सके, बोधगम्य बना सके, जैसे कि लिखकर, संकेतों के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से, तो वो अपना एविडेंस दे सकता है। ठीक, यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट बताए गए हैं, लेकिन तीसरे पॉइंट में कहा गया कि ऐसा लेखन या संकेत चिन्ह वो खुले न्यायालय में, ओपन कोर्ट में लिखेगा और कोर्ट में, ओपन कोर्ट में ही उसको वो लिखना चाहिए और इस तरह से दिया गया उसका जो साक्ष्य होगा वो मौखिक साक्ष्य होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइजो भी बताया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि साक्षी, अगर गवाह मौखिक रूप से सूचित करने में असमर्थ हो
तो कोर्ट उसकी स्टेटमेंट को लिखने में, उसकी जो भी स्टेटमेंट वो बताएगा उसको लिखने में, रिटन कराने में कोर्ट क्या करेगा, किसी दुभाषीय या विशेष शिक्षक की सहायता ले सकता है। कोई भी दुभाषीय है, कोई भी इंटरप्रेटर है जो उसकी बात को इंटरप्रेट कर सके, या फिर कोई स्पेशल एजुकेटर है, उनके माध्यम से उनकी हेल्प लेगा उसके स्टेटमेंट को लिखवाने में, और उस स्टेटमेंट का वीडियो फिल्म तैयार किया जाएगा, उसका वीडियोग्राफ किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे उस चीज़ की जो भी उसने कहा है, जो भी उसने अपना जो भी स्टेटमेंट दिया है, वो सब क्या होगा, किसी भी इंटरप्रेटर के माध्यम से या किसी स्पेशल एजुकेटर की असिस्टेंस से, उनकी हेल्प से उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसकी एक वीडियो फिल्म यानी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो ये चीज़ समझ आई। सेक्शन 125 मूक साक्षी की बात करता है। अच्छा, अगर आपके सामने मान लो आप एलएलएम एंट्रेंस दे रहे हो, या आप कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर है, आपको आंसर फ्रेम करना है या आपको टिक करना है, 4 ऑप्शन आते हैं ना उसमें से एक में, अब आपसे पूछ लिया जाए कि बीएसए का कौन सा सेक्शन है जो मूक साक्षी की बात करता है, तो आप एकदम से इस चीज़ को बता दोगे कि हाँ सेक्शन 125। और मैम ने बताया था कि सेक्शन 125 जो है वो मूक गवाह की बात करता है। इसके अलावा कभी यहाँ से आंसर आने के ये भी चांसेस होते हैं, पूछ लिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना कम्युनिकेट करने में अनेबल है और वो अगर अपना एविडेंस देगा तो उसका एविडेंस किस टाइप का होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, ओरल एविडेंस होगा, या दोनों होंगे, या दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि जो भी वो एविडेंस देगा उसका ओरल एविडेंस के अंदर आएगा जो मूक गवाह है। तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए, है ना, आप इजीली कर दोगे कि हाँ ये तो ओरल एविडेंस के अंदर आएगा। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पे है ना, हम इसी सेक्शन से रिलेटेड एक केस लॉ देखेंगे। राजस्थान राज्य वर्सेस दर्शन सिंह 2012 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने बिल्कुल सिंपली यही बात कही है जो भी हमने पढ़ी है कि भाई कोर्ट ने कहा कि जो गवाह बोल नहीं सकता, जो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा मतलब अनेबल है एक तरीके से अपनी बात कहने में, तो किसी भी तरीके से अपनी बात को व्यक्त कर सकता है, चाहे इशारों से चाहे लिख कर। तो इशारों से भी अपना मौखिक साक्ष्य दे सकता है और लिख कर भी दे सकता है। ठीक, तो यही बात कोर्ट ने इस केस में बोली है। केस थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और जो भी जिस सेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है मैं वही बताती हूँ, जो भी जिस सेक्शन से डील करता है आपका। तो यहाँ पर दोनों ही सेक्शंस बताते हैं। सेक्शन 124 ने तो बिल्कुल ही चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि सब व्यक्ति एविडेंस दे सकते हैं, है ना, सिवाय जब तक कोर्ट को ये ना लगे कि जो व्यक्ति कोर्ट के सामने आया है वो उन प्रश्नों को समझने या उनका युक्ति संगत उत्तर देने में असमर्थ नहीं है। किस कारण से, या तो अपने बचपन की वजह से, मतलब बचपन से मेरा मतलब है बहुत ही कम एज का, या फिर बुढ़ापे की वजह से, या किसी रोग वगैरह की वजह से कोई बीमारी वगैरह है, चाहे वो शरीर की हो या मन की हो या कोई अदर रीज़न। ठीक, तो हर व्यक्ति एविडेंस दे सकता है। यहाँ तक कि एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति भी एविडेंस दे सकता है उसके स्पष्टीकरण के हिसाब से, जो हमने अभी पढ़ा। तो सेक्शन 124 समझ आया। 125 बात कर रहा है मूक गवाह की, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो व्यक्ति कम्युनिकेट करने में अनेबल है वो भी एविडेंस दे सकता है, बट लिखकर या अपने इशारों के माध्यम से। इशारों के माध्यम से या लिखकर जो भी देगा, या तो उसे एविडेंस को ओपन कोर्ट में देना है, साथ ही वो जो भी एविडेंस देगा वो ओरल एविडेंस होगा, मौखिक साक्ष्य होगा। और अगर मान लो वो व्यक्ति मौखिक रूप से संसूचित करने में भी असमर्थ है, वो कैपेबल नहीं है, तो फिर कोर्ट किसी भी इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की हेल्प लेगा उस स्टेटमेंट को लिखने में, और साथ ही उसकी एक वीडियो फिल्म जो होगी वो एक वीडियोग्राफ उसको किया जाएगा उसके स्टेटमेंट को। दोनों केसेस मैंने बता दिए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हु मे टेस्टिफाई, कौन साक्ष्य दे सकता है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीएसए के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।